आज हम जो क्लास कराएंगे दैट इज़ क्लास 3 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्लास 3 बेसिकली पीजीबीपी का 3rd लेवल आ रहा है। फर्स्ट लेवल में पीजीबीपी का कॉन्सेप्ट कैसे कंप्यूटेशन होता है वो मैंने बताया था। क्लास 2 में कुछ छोटा छोटा अलाउबल एक्सपेंसेस, बैड डेट, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में कुछ चर्चा किया था। बोनस कमीशन के बारे में चर्चा किया था। ठीक उसके साथ मैंने जनरल डिडक्शन का भी नाम बोले थे। वहां पर एक अच्छा सवाल भी मुझको किया रोहित ने। वो बोलना चाहता है, सर आपने तो जनरल डिडक्शन में एक पॉइंट लिखा था, ऐसा कोई एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होगा जो कानून अनुसार प्रोहिबिटेड है, विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। मान लीजिए आप कुछ वायलेशन करते हैं, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस, फाइन आपको देना पड़ेगा। क्या ये अलाउबल है? डिपार्टमेंट बोल रहा है नॉट अलाउड, वो डिडक्शन आपको नहीं देने को होगा। कभी कभी बड़ा बड़ा जगह में आपको हफ्ता देना पड़ता है बिजनेस को रन करने के लिए। तो इज इट अलाउबल एक्सपेंसेस? नो, बिकॉज इलीगल एक्सपेंसेस, लेकिन आपको देना पड़ेगा। बिजनेस चलाने के लिए वो खर्चा करना ही पड़ेगा, भाई को देना ही पड़ेगा। तो ये लीगल एक्सपेंसेस नहीं है। लेकिन बिजनेस अगर चलाते हो तो और खर्चा लगेगा, तो क्या ओनर अपना पॉकेट से देगा? बिजनेस से ही देगा। तो बिजनेस का हेड में मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल के दिखाएगा। वहां पर तो लीगल वहां पर तो इलीगल एक्सपेंसेस बोल के नहीं दिखाएगा। रोहित का सवाल था, आपने क्लास फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ऑफलाइन क्लास मतलब लाइव क्लास में जब आपने क्लास में किए थे सर, आपने एक स्पेसिफिक वर्ड बोले थे, इनकम टैक्स के लिए कोई लीगल नहीं, कोई इनलीगल नहीं। आज आप तो उल्टा बोल रहे हैं। ठीक बताया मुझको। तब मैंने बोला था इनकम टैक्स के परव्यू में इनकम का कोई लीगल नहीं होता है, इनलीगल नहीं होता है। लेकिन मैंने जो 37(1) में बताया था, मैंने बोला था एक्सपेंसेस लीगल इलीगल होता है। तो इनकम लीगल इलीगल कोई मैटर नहीं करता है, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन डिडक्शन कभी भी इलीगल एक्सपेंसेस का नहीं हो सकता। देन क्या होगा, लोग बोलेगा मैंने उल्टा पुल्टा काम किया, उसके लिए फाइन दिया, चलो मुझे डिडक्शन दे दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कानून ऐसा छूट, डिडक्शन मतलब क्या है? छूट। क्या कानून आपको ऐसा छूट दे सकता है? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ा, तो मैं इसलिए लिख दिया था 37(1) में, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इनकम लीगल हो और इलीगल बिजनेस से हो, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, उसमें कोई छूट नहीं है। लेकिन डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके में सिर्फ लीगल एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो रोहित का मैटर यहां तक कवर हो जाता है। अच्छा सवाल था। दूसरा एक सवाल आया था, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इलस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ गलती है। यस, वहां पर फिगर मैंने गलत लिख दिया, कॉन्सेप्चुअल गलत नहीं है, फिगर गलत लिखा। कल का क्लास में वो अपलोड हो जाएगा। मतलब वो छोटा सी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 चेंज करके मैं सिर्फ वो 2 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। 6, 7 लाइक तक इलस्ट्रेशन में देख लूंगा। तो ये जाता है एक्सपेंसेस का कुछ अलाउबल एक्सपेंसेस में मैंने कुछ आइटम आप लोगों को साथ शेयर किया था मेरा सेकेंड क्लास में, जो आप लोगों के पास आया था वेडनेसडे को। आज मैं बात करूंगा ऐसा कुछ एक्सपेंसेस, कुछ नहीं, एक ही एक्सपेंसेस का ये क्लास होगा, जिसका नाम मैं बाद में बताता हूं। लेकिन पहले मैं थोड़ा कंसेप्शन क्लियर कर देता हूं, उससे ही आपका क्लियर हो जाएगा। आपने आज तक देखा है, जितना एक्सपेंसेस करोगे आइदर वो पूरा ही डिसअलाउड और पूरा ही अलाउड। मतलब खर्चा करते हो तो अलाउ है तो पूरा ही अलाउ मिलेगा। अगर 10,000 रुपया खर्चा करते हो और जो जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल करते हो तो पूरा ही 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है। आज आप पहली बार जिंदगी में सुनेंगे, आपने खर्चा 10,000 किया, डिडक्शन आपको 10,000 से ज्यादा मिलेगा। हाय राम, क्या बोल रहा है? यस, 10,000 रुपए आपने खर्चा किया,
आपको मैं किसी जगह 15,000 रुपए का डिडक्शन दूंगा। हो सकता है सर, यस, ऐसा कुछ क्षेत्र है, यस, इनकम टैक्स में ऐसा कुछ प्रोविजन है जहां पर अगर आप खर्चा करते हो, उस हेड में अगर बिजनेस खर्चा करता है तो उसको डिडक्शन जितना खर्चा किया उतना तो मिलेगा ही, उससे ज्यादा मिलेगा। इसको एक टर्म यूज होता है, हम लोग चर्चा भी करते हैं, यूज भी करते हो वर्ड, जिसका नाम है वेटेड डिडक्शन। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेटेड डिडक्शन। वेटेड बाई, मेरा वेटेज है 100, मैं और भी वेट बढ़ा के उसका छूट दे रहा हूं, 100 खर्चा किया 150 का डिडक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड वेटेड डिडक्शन। तो आज ऐसे कुछ आइटम मैंने बताया, मैं बताऊंगा जहां पर आपको डिडक्शन मिलेगा। दूसरा, मैंने 37(1) में आपको सिखाया था एक्सपेंडिचर शुड बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज मैं दिखाऊंगा आपको रेवेन्यू नहीं है तब भी आपको डिडक्शन मिलेगा, और वो भी 100%, कभी कभी 100% से ज्यादा 150% हायर। कैसे हो सकता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, यस, दिखाऊंगा। ऐसा प्रोविजन है इनकम टैक्स में जो आज मैं कराने वाला हूं। फाइन, मैंने आपको यह भी पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? हाँ, एक्सपेंसेस आपका बिजनेस के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा? ऐसा कुछ प्रोविजन है जहां पर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं लेकिन वो बिजनेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, तब भी आपको डिडक्शन मिलेगा, और वो भी वेटेड डिडक्शन मिलेगा। ऐसा कौन सा क्षेत्र है सर, कि ऐसा कौन सा ऊपर वाला बैठा है जो मुझको इतना बेनिफिट देने के लिए राजी है? यस, राजी है, बिकॉज आप नाम सुन के ही बोलेंगे हाँ, यहाँ पर गवर्नमेंट का कुछ दूसरा मोटिव है। बिकॉज इस क्षेत्र में, इस एरिया में जितना एक्सपेंडिचर करोगे उससे क्या होगा? इनोवेशंस बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, पेस बढ़ेगा, कंट्री इंडिपेंडेंट होगा, अपने पांव में खड़ा रह सकता है, उसको टेक्नोलॉजी के लिए बाहर से लाने का जरूरत नहीं है, वो अपने बलबूते पे खड़ा हो सकता है। तो अगर मैं इनकरेज नहीं करता हूं तो क्या करूंगा? कभी कभी बोलता है तो ऑलवेज फोन नंबर दे देता है सबको बात करने के लिए, ऑलवेज, बिकॉज अगर हम लोग एनकरेज नहीं करेंगे वो तो सवाल नहीं पूछेगा, वो तो बोलेगा नहीं नहीं जैसा है वैसे ही रहने दो भाई, कितना इतना पढ़ाई करके कौन क्या हुआ है आज तक। नो, मतलब जैसे ही आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, मतलब उसका बैक ऑफ द माइंड में एक वर्ड है, क्या? मैं आपको उठाना चाहता हूं, दैट्स मीन आप करिए, जितना करेंगे मैं आपके सपोर्ट में दूंगा, दैट इज कॉल्ड वेटेज इंपॉर्टेंस, वेटेज डिडक्शन। तो आज वैसे ही बात करेंगे जहां पर हम लोग तीन चीज को देखेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर कैपिटल है तब भी डिडक्शन मिलता है, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू है नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस है तब भी डिडक्शन मिलता है, एक्सपेंडिचर किया है 100 डिडक्शन मिल रहा है उससे ज्यादा, वेटेड डिडक्शन। तो ये कौन सा आइटम के बारे में इतना पर आप कर रहे हैं? उसका नाम है, कहां गया, हाँ, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर। क्या नाम? साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, मतलब इनोवेशन के लिए बिजनेस अगर खर्चा करता है, रिसर्च के लिए अगर खर्चा करता है, डेवलपमेंट के लिए खर्चा करता है। सर आपको लगता है इंडियन का जो बिरयानी का दुकान है वो रिसर्च डेवलपमेंट का खर्चा करता है? मैं भी जानता हूँ नहीं करता है, तो उसको कैसे डिडक्शन मिलेगा? किसने बोला है ये एक्सपेंडिचर खुद के बिजनेस में करना होगा? हो सकता है उसका छोटा बिजनेस है लेकिन वो दूसरे को एनकरेज कर रहा है, आप करिए, आप इन्वॉल्व रहिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, मेरा जितना कंट्रीब्यूशन पॉसिबल मैं आपको दूंगा। मतलब आप बात कर रहे हैं आउटसोर्सिंग की, यस, आउट हाउस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंडिचर दो प्रकार के हम लोग बात करेंगे यहां पर, इन हाउस एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस अपने कंपनी के भीतर, कंपनी खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी करता है। जितना फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, जितना आपका टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक, सोनी, वीडियोकॉन, अब तो नाम ही भूल गया, एलजी, जितना मोबाइल फोन का कंपनी है, सबका खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग सब रहता है।
तो उसका काम ये है साइंटिफिक रिसर्च करना, तो दैट इज इन हाउस एक्सपेंडिचर। लेकिन बहुत सारा कंपनी है जिसके लिए ये सब करना की जरूरत नहीं पड़ता है उसके लिए, लेकिन वो भी तो कर सकता है। यस, वो बाहर में बहुत सारा कंपनी क्या कर रहा है, कोरोना वायरस कोविड-19 को खत्म करने के लिए वो जो वैक्सीनेशन का जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर पैसा डाल रहा, इन्वेस्ट कर रहा है एज फॉर एक साइंटिफिक रिसर्च। तो आउट हाउस एक्सपेंडिचर, इसका आउट हाउस एक्सपेंडिचर मतलब कंट्रीब्यूट करना। मैं खर्चा नहीं करूंगा, मेरे बिजनेस में कोई रिसर्च का काम भी नहीं होगा, मैं बाहर पैसा दे रहा हूं वहां पर रिसर्च काम करने के लिए। मे बी रिलेटेड और अनरिलेटेड। वो रिलेटेड भी हो सकता है, अनरिलेटेड, जो मैंने कहा था आपको। अच्छा, पहले आ जाते हैं आउट हाउस एक्सपेंडिचर, बिकॉज कुछ लिस्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन, कहां पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाइड, मतलब गवर्नमेंट जिसको नोटिफाई किया है, रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फॉर किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च। कितना अगर करता है तो कितना डिडक्शन बाद में आएंगे। बी, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लैबोरेटरी, IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS, इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, जहां पर साइंटिफिक रिसर्च कैरी ऑन होता है, प्रीमियर इंस्टीट्यूट कंट्री का। फॉर किसके पर्पस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिल्डिंग बनाने के लिए ना, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। सी, contribution to approved research companies। बहुत सारा कंपनी ये रिसर्च एक्टिविटी करता है, मतलब कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट ही हुआ है बिकॉज ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। वो रिसर्च कर, कंपनी का काम ही है रिसर्च करना, वहां पर अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो फॉर साइंटिफिक रिसर्च, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। डी, contribution to notified research association, college, university, institute, for social, not scientific,
and statistical research. लोगों का इकोनॉमिक का कंडीशन कैसे इंप्रूव हो सकता है, दैट इज सोशल रिसर्च. खिदीपुर एरिया में लड़का लड़की लोगों को कैसे पढ़ाई में ध्यान आ सकता है, इसके ऊपर जो काम, क्यों क्लास में उसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ सकता है, इसके ऊपर जो रिसर्च करेगा तो सोशल रिसर्च. पॉपुलेशन के ऊपर काम जब होता है स्टैटिस्टिकल रिसर्च. ये साइंस है लेकिन प्योर साइंस नहीं है. तो ये इसके लिए भी डिडक्शन मिलता है. यस, मतलब आपने जो साइंटिफिक दिखा है वो सिर्फ नॉट ओनली साइंटिफिक, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए भी चल सकता है. मैंने क्या कहा था, इट मे बी रिलेटेड टू योर बिजनेस और अनरिलेटेड टू योर बिजनेस, रिलेटेड और मे बी अनरिलेटेड. अब देखते हैं कितना डिडक्शन मिलता है. अगर आप नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशन और फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपका डिडक्शन 150%. जिंदगी में पहली बार देख रहे हो 10,000 खर्चा कर रहा है, 150% मतलब 15,000 का डिडक्शन लेगा. मतलब पहले 10,000 को एक्ट डिसअलाउ करेगा, लेस करेगा अलाउबल बोल के 15,000. क्या बोला, पीएल में तो 10,000 ही डेबिट है, अकाउंट्स में तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. आज तक सुना है खर्चा किया है 10,000 15,000 का डिडक्शन दिया है, सुना है? कौन सुना है? तौकीर नहीं सुना है. तो 10,000 खर्चा किया है तो 10,000 को डेबिट करो, अकाउंट्स में वही किया है. इनकम टैक्स बोल रहा है भाई 10,000 को पहले डिसअलाउ कर दो, एड बैक कर दो, लेस अलाउबल एक्सपेंसेस बोल के 15,000 दिखाओ, बिकॉज डिडक्शन मिलता है 150%. और आपने पीएल में डेबिट करके रखा है 10,000, तो 10,000 को डेबिट करो, 15,000 को माइनस करो. इसके लिए भी 150% ऑफ कंट्रीब्यूशन. जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उसका. वाह. सी और डी के लिए 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन, 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन. मतलब अगर आप रिसर्च कंपनी को देते हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 100%. अगर आप नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को स्टैटिस्टिकल सोशल रिसर्च के लिए देते हो तो 100%. अगर साइंटिफिक के लिए देते हो, अप्रूव इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी 150%, आईआईटी, नेशनल लैबोरेटरीज, आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एनआईएस, मेरा भाई पढ़ता है. फॉर द साइंटिफिक रिसर्च 150% ऑफ द कंट्रीब्यूशन. तो मतलब ये दोनों के लिए आपको वेटेड डिडक्शन मिलता है. क्या डिडक्शन? वेटेड. वेट ज्यादा, भारी डिडक्शन. वेटेड मतलब भारी, वेट मतलब वेट करना नहीं, वेटेड डिडक्शन. सी और डी में नॉर्मल 100% तो 100%. ठीक है, बस इसमें इतना ही आपके लिए काफी है. इन हाउस एक्सपेंसेस को मैं दो कैटेगरी में दिखाऊंगा आपको. एक कंपनी, एक अदर देन कंपनी. अच्छा हटाओ, अदर केस. कंपनी engaged in production of articles, biotechnology company, मतलब अंडर सेक्शन 35 2AB कंपनीज. मतलब जो कंपनी प्रोडक्शन करता है, बायोटेक्नोलॉजी काम करता है, वो लोग एक. और अदर केस मतलब हम लोग, मतलब जो नॉन कॉर्पोरेट एसएससी से इंडिविजुअल हो सकता है, फर्म हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, लोकल अथॉरिटी हो सकता है. पर्सन का डेफिनेशन याद है? तो ये लोग अगर करते हैं तो अदर केस, मतलब इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल का बिजनेस है, वो कुछ एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है। HUF, फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल एंड जुरिडिकल पर्सन, AGP, मतलब ये सब। और ये सिर्फ कंपनी के लिए। तो कंपनी के अगर पहले अदर केस देखते हैं, कंपनी खुद अगर एक्सपेंडिचर करता है तो कितना प्रकार का एक्सपेंडिचर करेगा, याद रखिएगा, दो प्रकार, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। अदर केस में रेवेन्यू करता है 100% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हंड्रेड परसेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज रिडक्शन, एक्सेप्ट, मतलब सैलरी मटेरियल सब जाएगा, एक्सेप्ट परक्विजिट्स, मतलब एम्प्लॉय लोगों को पैसा छोड़ के कभी कभी फ्लैट में रहने के लिए, गाड़ी, प्लेन, ये सब करने के लिए उसको जो एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है, उसके लिए जो कंपनी का खर्चा होता है उसमें वो नहीं आएगा, मतलब वहां पर उसके लिए डिडक्शन उसको नहीं मिलेगा। 100% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट परक्विजिट। सिर्फ याद रखिए, परक्विजिट अगर नाम नहीं मेंशन करता है तो एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर सर, अच्छा ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये था कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड। इसका मतलब अगर आप जैसा एसएससी खुद का घर बिजनेस में अगर रिसर्च का काम करता है तो रेवेन्यू के ऊपर 100% डिडक्शन और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 100% डिडक्शन। मतलब ये वेरी अनकॉमन, रेवेन्यू को ऊपर 100% डिडक्शन जानते हैं, कैपिटल के ऊपर 100% डिडक्शन, यस उसको कैपिटल के ऊपर भी 100% डिडक्शन मिलेगा। याद रखिएगा लैंड छोड़ के, बिकॉज लैंड के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। तो लैंड छोड़ के बाकी एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्डिंग बनाए, वो चाहे मशीनरी खरीदिए, अपरेटस खरीदिए, ये सब खर्चा उसको 100% डिडक्शन देगा। रेवेन्यू के लिए 100% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्लियर? ये अदर केस के लिए। लेकिन स्पेसिफिक कंपनी के लिए जो प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स करता है, जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जो साइंटिफिक रिसर्च कैरी ऑन कर रहा है अंडर सेक्शन 35(2)(a)(b), सर याद रखने का जरूरी है, एकदम ही सिर्फ कंपनी बोलेगा आप समझिएगा, मतलब वो कैटेगरी का है, स्पेशल कैटेगरी का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू के लिए सर क्या बोल रहे हैं आप? 100% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट परक्विजिट के लिए कोई एक्सपेंडिचर करता है। कैपिटल सेम, सॉरी से गलत हो गया, 150%, देन कोई मतलब ही नहीं होता। मतलब कंपनी अगर अप्रूव कोई रिसर्च करता है तो उसका रेवेन्यू के ऊपर 150% और कैपिटल के ऊपर भी 150% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड
क्लास बिल्डिंग। मतलब नॉर्मल प्रोविजन है, अगर बोल देते हैं एबीसी फर्म, एबीसी मिस्टर ए, तो उसके लिए आउट हाउस के लिए तो सबके लिए एक ही है। आईआईटीज में अगर अप्रूव इंस्टीट्यूशन में अगर साइंटिफिक रिसर्च करते हो तो 150%, किसी कंपनी जो साइंटिफिक रिसर्च कंपनी है वहां पर कंट्रीब्यूट करते हो तो 100%, कोई स्टैटिस्टिकल एंड सोशल रिसर्च, नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अगर ये सब करता है तो 100% ऑफ कंट्रीब्यूशन। इन हाउस के लिए मैंने दो कैटेगरी में डाला है, एक स्पेशलाइज्ड कंपनी और एक अदर देन नॉर्मल कंपनी छोड़ के जो होता है। मतलब इससे कंपनी भी आ सकता है जो प्रोडक्शन के काम में एंगेज नहीं है, वो लोगों के लिए रेवेन्यू कैपिटल दोनों डिवाइड किया। रेवेन्यू एक बिजनेस के लिए तो रेवेन्यू हो सकता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 100% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अलाउएबल। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पहली बार सुन रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी 100% आपको डिडक्शन मिलेगा एक्सेप्ट लैंड, एक्सेप्ट परक्यूजिट्स। लेकिन वही अगर कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी का काम करता है, ये सब करता है, तो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 150% ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको डिडक्शन मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या मिलेगा 150% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब नॉर्मली 100% होता है, यहाँ पर वो कंपनी के लिए बायोटेक मतलब स्पेशलाइज्ड जो रिसर्च करता है, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, नॉट ओनली बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, एनी कंपनी, वो अगर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल्स एंड गुड्स प्रोड्यूस करता है, वो अगर रिसर्च करता है 35(2)(ab) के अंतर्गत उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर 150% डिडक्शन मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 150% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का उसका छूट मिल सकता है। लेकिन याद रखना लैंड एंड बिल्डिंग को छोड़ के, ठीक है। सबका एक सवाल हो सकता है, सर लैंड का तो मान लिए वहां पर भी नहीं था, वहां पर भी नहीं था, यहां पर तो बिल्डिंग है, और आप बोल रहे बिल्डिंग के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्डिंग के लिए 150% का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तब बिल्डिंग तो इस कैटेगरी में तो सोच सकते हैं, मतलब बिल्डिंग के लिए 100% डिडक्शन। तब ये स्पेशलाइज नहीं होगा, जनरल नेचर फॉलो करेगा, अदर केस नहीं फॉलो करेगा। बिल्डिंग क्या 100%, मतलब सब एसेट के लिए 150%, बिल्डिंग के लिए 100%, लैंड के लिए तो कहीं पर कोई डिडक्शन नहीं है। ठीक है, फॉलो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं आप लोग नोट्स में तो जाएगा ही, मैं इलस्ट्रेशन 1 आपको लिए मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं एक प्रॉब्लम करा रहा हूं जो यहां पर सॉल्व नहीं किया गया है, दैट इज मिस्टर शंको इलस्ट्रेशन नंबर 5 आप लोग देख लीजिए, जिसका सॉल्व मैं करूंगा यहां पर आपका। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए इसको रफ करते हैं थोड़ा। कॉपी हो गया तो हाँ, डराओ मत ऑलवेज। बाकी नोट्स में तो है, इसमें स्पेशल कुछ नहीं है, जो बोला है समझ लो बस काफी है।
इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 पढ़िए एक बार। इलस्ट्रेशन 5 बोल रहा है मिस्टर शोंको engage in the manufacturing of articles not listed in the 11th schedule। हाँ स्पेशलाइज किसमें, ठीक है। फॉरनिश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आपको बोल रहा है डिडक्शन सेक्शन 35 में कैलकुलेट कीजिए। बेटा एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर दो तरीके का प्रॉब्लम आता है। एक प्योरली 5 नंबर में आपको पूछेगा इंफॉर्मेशन देके मुझे डिडक्शन बताइए जो अभी करा रहा हूं, और दूसरा कोई एक आइटम देके बोल देगा उसका क्या अलाउबिलिटी होगा। चलिए इलस्ट्रेशन 5 करते हैं। इलस्ट्रेशन 5, तो इलस्ट्रेशन 5 समझने के लिए आपको तो क्वेश्चन पेपर लगेगा, नहीं तो नहीं होगा। एग्जाम में वैसे ही करेंगे, पार्टिकुलर्स amount of expenditure deductions percentage, कितना परसेंट का डिडक्शन, एलिजिबल डिडक्शन। कैसे डिवाइड करेंगे, ए आउट हाउस एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक्सपेंडिचर बाहर होता है। अमाउंट पेड टू आईआईटी कानपुर, amount paid to IIT कानपुर, जानते हैं तो IIT कानपुर, खड़गपुर, बॉम्बे। IIT कानपुर for scientific research, कितना अमाउंट, 40,000। याद करो तो, अगर आईआईटी में NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, NIT नेशनल एग्रीकल्चरल कंपनीज या सॉरी एसोसिएशन, यहाँ पर अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूट में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, जबलपुर में है नेशनल केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 150%। नेशनल नाम देख के समझ जाना स्पेशल वाला केस है, दैट इज 60,000। अरे भाई खर्चा किया 40, डिडक्शन 60। 2 अमाउंट स्पेंड और IIS, अमाउंट पेड टू IIS Bangalore for scientific research। अगर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी देता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, उसके लिए भी डिडक्शन मिलेगा 150%। अगर साइंटिफिक है, सोशल एंड स्टैटिस्टिकल होता है तो 100%। 3 अमाउंट पेड टू इनोवेशन लिमिटेड, to Innovation Limited Scientific Research Committee, रिसर्च कंपनी। क्या बोला था, अगर कंपनी में दूसरा कोई जो रिसर्च करना किसी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है तो उस कंपनी में अगर कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिडक्शन तो मिलेगा ही, लेकिन 100%।
नेक्स्ट, amount contributed by paid to ISI, Indian Statistical Institute, कोलकाता। कितना? कोलकाता 80,000। वो भी 100% डिडक्शन मिलेगा, तो 80,000 हो गया। मान के चलता हूं ये क्या है? अच्छा, ऊपर में नहीं लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 of Mr. Shankho, previous year 2019-20। Very good. Then continue, बाकी पार्ट देखिए। रखिए, चलिए। आउट हाउस क्लियर, साइंटिफिक रिसर्च आईआईटी 150%, आईएसआई बैंगलोर 150%, इनोवेशन लिमिटेड एक कंपनी जो रिसर्च करता है वहां पर कंट्रीब्यूशन 100%, आईएसआई कोलकाता फॉर सोशल रिसर्च। याद रखना, ये सब आउट ऑफ एक्सपेंडिचर में रिलेटेड और अनरिलेटेड कोई मायने नहीं रखता। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल सकते हैं अनरिलेटेड टू बिजनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिडक्शन आपको मिलेगा, इन हाउस पे लिखना पड़ेगा। और ये कंपनी नहीं है, मतलब ये कौन सा केस है? नॉर्मल कैटेगरी 150% का कैटेगरी नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,50,000, डिडक्शन कितना मिलेगा? 100%, 2,50,000। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में परक्विजिट्स तो नहीं था, नहीं सर। लैंड, कितना लैंड था सर? 2 लाख। ओके, डिडक्शन मिलेगा नील। बिल्डिंग 1 लाख, कुछ डिडक्शन मिलेगा? यस, बिल्डिंग के लिए 100%। सर आपने तो बोला था एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग, वो स्पेशल कंपनी के लिए है, कंपनी के लिए है। संजय इज नॉट अ, शंको इज नॉट अ कंपनी। तो लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए 100%, सॉरी लैंड के लिए कुछ नहीं, बिल्डिंग के लिए 100%। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना? टोटल 9 लाख था, जिसमें 2 लाख लैंड था, 1 लाख बिल्डिंग था। तो बाकी क्या है? मतलब अदर अपैरेटर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, इस सब के लिए लैंड के टोटल 9 लाख था, लैंड के लिए 2 लाख, बिल्डिंग के लिए 1 लाख। अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, तो 9 लाख से माइनस, दैट इज 6 लाख, उसके लिए डिडक्शन। वहां पर भी 100%। ये तो कंपनी नहीं है, तो सिर्फ एक्सेप्ट लैंड था। कितना डिडक्शन होगा? टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35D, मतलब हाउ मच कम्स टू 1,50,000 and 50, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख 50, 4 लाख 50, 4 लाख and 7 लाख, 11 लाख 50, 12 लाख 30। प्रोबेबली गलती हो सकता है, आप लोग ठीक कर लीजिएगा। 12 लाख 30 टोटल, यही आपका डिडक्शन के अलाउड है। मतलब आपका जितना अमाउंट पीएल में डेबिट हुआ होगा वो डिसअलाउड होगा, और डिडक्शन बोल के जब लिखेंगे तब 12 लाख 30 का डिडक्शन मिलेगा।
देखिए खर्चा क्या किया, डिडक्शन उससे ज्यादा मिला, दैट्स व्हाई वेटेड डिडक्शन। ओके, तो क्लियर है इलस्ट्रेशन 5। इलस्ट्रेशन 5 यहां पर खत्म नहीं होता, इलस्ट्रेशन 5 ने और एक बोल दिया है। ये फर्स्ट पार्ट था, प्लीज कॉपी कीजिए। उसका एक सेकंड पार्ट है जहां पर बोल रहे हैं शंको इज अ मिस्टर शंको का जगह नाम है शंको लिमिटेड। मतलब दूसरा सिचुएशन में क्या होगा, सेकंड पार्ट मिस्टर के जगह हो जाएगा शंको लिमिट, क्या होगा लिमिटेड, प्रीवियस ईयर 2019-20। ओके, ए पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे था वैसे ही होगा। जहां पर चेंज उसको मैं रेड से करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2,50,000 में क्या होगा, ये लिमिटेड है और ये engaged in production of articles मतलब चीज, आर्टिकल्स। तो इन वहां पर नोट में देखिए, उस कंपनी के लिए जो साइंटिफिक रिसर्च करता है तो उसके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब 35(2)(b) का केस, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिडक्शन 150%, कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छा 125% ऑफ दैट फिगर क्या आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेटर लगेगा, मैं तो हाथ मेरा खराब है। 2,50,000 into 150%, 3,75,000। लैंड नील, बिल्डिंग मैंने क्या बोला था 100%, मतलब वहां पर देखो नोट में क्या लिखा था, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग 150% मिलेगा, लेकिन बिल्डिंग तो डिडक्शन तो मिलेगा। कौन सा प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन। नॉर्मल प्रोविजन क्या करता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई बिल्डिंग इस्तेमाल होता है तो 100% डिडक्शन। और ये अदर देन बिल्डिंग एंड लैंड, डिडक्शन का अमाउंट देखो 60,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 80,000 प्लस 3,75,000 प्लस 1 लाख प्लस 9 लाख, 16 लाख सिर्फ कंपनी हो जाने से देखो कितना डिफरेंस हो जाता है, 16,55,000, हाई लेवल का डिफरेंस। ओके, 16,55,000, क्लियर। तो इलस्ट्रेशन 5 सेम तरीके का बाकी इलस्ट्रेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, एक न्यू एरिया है, इलस्ट्रेशन 1 और 2 कुछ नहीं है, लास्ट क्लास की तरह ही है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये क्लियर है इतना तक? अच्छा, कॉपी कर लीजिए। मैं आप मेरे साइड से इलस्ट्रेशन आपको देता हूं। 6 जो आपका नोट्स में उस पैटर्न का है, लेकिन वो नहीं है। बोल रहा है नेट प्रॉफिट, एक पीएल दिया है, प्रॉफिट बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, टू बिजनेस एक्सपेंसेस बोल रहा है 20,000, टू कंट्रीब्यूशन to IIT for scientific research 30,000, net profit, accounting net profit PL account
50,000। मुझे ये बताइए तो व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? एकदम सेम सॉल्यूशन। कौन सा अप्रोच, डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट? सर ऑलवेज इनडायरेक्ट होगा, बिकॉज नेट प्रॉफिट गिवन। पीएल का अगर इनकम स्टेटमेंट दे रहा है और उसको तुम्हारे पास अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट अवेलेबल है तो याद रखना ऑलवेज इनडायरेक्ट अप्रोच, बिकॉज उसी प्रॉफिट को एडजस्ट करके ही आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं दिया रहता है, रिसीट पेमेंट दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, थोड़ी प्रॉफिट होता है वहां पर? नहीं। तो अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, डायरेक्ट अप्रोच। चलिए यह तो इनडायरेक्ट अप्रोच होगा। तो क्या कैसे लिखेंगे? टैक्सेबल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट as per PL, how much? Net profit as per PL 50,000. Add, मैंने क्या बोला था? Expenses disallowed. सर बिजनेस एक्सपेंसेस क्या डिसअलाउड होगा? नो। सर यहाँ पर अगर प्रोविजन फॉर बैड डेट रहता तो डिसअलाउड होता। ऐड प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। मैंने क्या बोला? कंट्रीब्यूशन टू आईआईटी को पहले डिसअलाउ कीजिए। कंट्रीब्यूशन टू आईआईटी कितना डिसअलाउ करेंगे? 30 लेस एक्सपेंसेस अलाउड। मतलब पहले 30,000 को डिसअलाउ कर देते, उसके बाद जो उसको तो डिडक्शन वेटेड मिलेगा 80। कंट्रीब्यूशन आईआईटी फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसका तो डिडक्शन 30 नहीं मिलेगा, उसको डिडक्शन 30 से ज्यादा भारी डिडक्शन मिलेगा। जो किया है उससे ज्यादा डिडक्शन मिलेगा, ज्यादा भारी डिडक्शन मिलेगा। तो भारी डिडक्शन मिलने का मतलब है यू विल first deny the 30,000 that is add, then allow result reduction. Less contribution to IITs. अच्छा वहां पर ब्रैकेट में एक वर्ड लिखना, separately treated, separately treated, because उसमें वेटेड मिलता है तो उसके लिए अलग से ट्रीटमेंट होगा, इसलिए पहले डिसअलाउ किया, उसके बाद अलग से अलाउ कर रहा हूं। कितना? 150% of 30,000 comes to 45,000 taxable PGBP। डायरेक्ट अप्रोच। ये सिमिलर टू आपके इलस्ट्रेशन नंबर 1 होगा, आप लोग देख लीजिएगा खतर इसमें। ये पार्ट आपका हो गया। एक छोटा चीज कर देते हैं आप लोग के लिए। ये प्रॉब्लम होगा, मेरा मार्कर खत्म हो रहा है। बाई चांस मेरे पास एक पैकेट था, इतना क्लास है तो पूरा मार्कर का क्लास है, कोई इंक भी भरा नहीं सकता और इंक अवेलेबल भी नहीं है। कैसे क्लास को का भगवान जानता है। देखते हैं, इलस्ट्रेशन 7 कर देते हैं। 7 एक रिसीट एंड पेमेंट दिया है। पेमेंट किसका दिया है? डॉक्टर क्वेश्चन सीए अमित, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। रिसीट पेमेंट तो ऐसे ही होता है, रिसीट साइड पेमेंट साइड, याद है? तो ना वो भी भूल गए हो। 10,000 टू ऑडिट फीस 4 लाख बाई ऑडिट एक्सपेंसेस एक डिबेटेबल है। डेबिट क्रेडिट नहीं आता है यहां पर, पीएल में डेबिट क्रेडिट आता है, वो तो अकाउंट से।
और ये इसमें डेबिटेड नहीं आता, एक समरी है 2/4 में लिखते हैं 1 लाख बाय कंट्रीब्यूशन टू इंडियन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ICRI, इंडियन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है, फॉर साइंटिफिक रिसर्च। $20,000 by balance CD 3 lakh 2,90,000। मुझे ये बताइए तो व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? सॉल्यूशन, यहां पर कहीं पर अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है? कहीं पर क्वेश्चन में देखिए तो नहीं। इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग प्रॉफिट दिया हुआ था, नेट प्रॉफिट दैट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये तो रिसीवेबल पेमेंट दे दिया, मतलब यहां पर प्रॉफिट दिया ही नहीं तो उस पर एडजस्ट कैसे करेंगे? अगर प्रॉफिट दिया ही नहीं है तो उस पर एडजस्ट कर नहीं सकते। हम लोग प्रॉफिट को इस पोजीशन में हम लोग प्रॉफिट को रिकम्प्यूट किए थे, यहां पर प्रॉफिट को कंप्यूट ही करेंगे। कौन सा प्रॉफिट को? अकाउंटिंग प्रॉफिट का मेरा क्या फायदा? मैं डायरेक्टली टैक्सेबल प्रॉफिट ही कंप्यूट करूंगा। मतलब सॉल्यूशन डायरेक्ट अप्रोच से है। और ये क्या था? इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच टैक्सेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट का प्रोफेशन है तो गेन भी बोल सकते हो। वेरी इजी। ऑडिट फीस, ऑडिट करने से सीए को आता है 4 लाख लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इनकम से लिया है, नेट प्रॉफिट से नहीं, तो ऑडिट फीस 4 लाख लेस अलाउएबल एक्सपेंसेस क्या है? ऑडिट एक्सपेंसेस 1 लाख। कंट्रीब्यूशन to ICRI 150% of 20,000। ये थोड़ा यहां पर कर देते हैं। क्या होगा? Why 150%? बिकॉज साइंटिफिक रिसर्च, तो वेटेड डिडक्शन आपको मिलेगा। यहाँ पर कुछ एडलेस करने का जरूरत नहीं है, पहले एडलेस करने के बाद लेस, बिकॉज मेरे पास तो स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट ही नहीं था। मैं तो प्रॉफिट इनकम डायरेक्टली कंप्यूट कर रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट अप्रोच है। इनकम लिया लेस एक्सपेंसेस किया। वहां पर क्या था? मैंने नेट प्रॉफिट लिया था, इसलिए जो गलत एक्सपेंसेस गलत हुआ है उसको एड बैक किया, एक्चुअल को लेस किया। तो गलत क्या था? 30,000, एक्चुअल क्या था? 45,000। ओके, तो यहाँ पर तो कुछ गलती का जगह ही नहीं है, बिकॉज मैंने यहाँ पर प्रॉफिट से स्टार्ट ही नहीं किया। मैं डायरेक्टली ऑडिट फीस 4 लाख वो माइनस करने के बाद डायरेक्टली आ जाता है 2,70,000 टैक्सेबल गेन, टैक्सेबल PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंटरप्राइज। मेरा बोल रहा है ये आपका इलस्ट्रेशन 1 है और ये आपका इलस्ट्रेशन 2 है आपका खाता में। ओके, अच्छा छोटा 2 मिनट का लूंगा, आई थिंक ये कवर हो गया। तो 35 हम लोगों का पूरा समाप्त जो दिया है आप लोग कवर कर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे 35D प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के ऊपर, तो बाद में बात करते हैं। यहाँ तक यही रहता है। 2 मिनट
अच्छा, बैड डेट ये रिकवरी लिए एक सवाल है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ और भी दोहराऊंगा। अगर बैड डेट मान लीजिए जिस ईयर में हुआ है वहाँ पर आपने अलाउ कर दिया था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिसअलाउ नहीं किया। अगर डिसअलाउ नहीं करता है मतलब पहले आपको डिडक्शन मिल चुका था, आपने टैक्स नहीं दिया था। अगर टैक्स नहीं दिया था मतलब आपने एड बैक कुछ किया नहीं था, बिकॉज डिसअलाउ तो नहीं था, तो आपने एड बैक भी नहीं किया था। जिस ईयर में एक्चुअल में रिकवर होगा क्या फिर से टैक्स देंगे? एक बार तो आपने डिसअलाउ करने के लिए क्या हुआ, सिंस डिसअलाउ कर लिया था, एड बैक कर दिया था, बिकॉज आपका बैड डेट अलाउड आउट। लास्ट ईयर में मैंने बैड डेट को अलाउ कर लिया था। अलाउ कर दिया करने का मतलब है जो एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस की तरह ही मैंने ट्रीट किया, उसको एड बैक नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में जब सब्सिक्वेंट ईयर में बैड डेट रिकवर होके पैसा आएगा, कुछ पैसा तो आ सकता है, बिकॉज आपने राइट ऑफ करने का ये तो मतलब नहीं है आप लीगल एक्शन नहीं लेंगे। आप लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिए थे, उससे कुछ रिकवर होके पैसा आया, तो क्या आपको टैक्सेबल करना पड़ेगा? यस, उस टाइम मैंने डिडक्शन दिया था, मैंने सोचा था पैसा आपको नहीं मिलेगा तो डिडक्शन दे दो, 2 साल बाद आपको पैसा आ रहा है तो फाइन, उसके ऊपर टैक्स दे दो। तो टैक्स कैसे देंगे? मेरे इनकम में ऐड कर दूं, ऑलरेडी मेरा पीएल में इनकम में क्रेडिट है, फिर से ऐड करूंगा? जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा इनकम में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, तो क्यों फिर से ऐड करेंगे? तो मेरा इनकम में तो इंक्लूडेड है, नो प्रॉब्लम। दूसरा, बैड डेट प्रीवियसली डिसअलाउ हुआ था, मतलब डिपार्टमेंट ने बोला है नहीं मैं इसको लॉस नहीं मानता, मैं डिडक्शन नहीं दूंगा, तो आपको ऐड बैक करने के लिए बोला, आपने ऐड बैक कर भी लिया, नेचुरली आपका इनकम बढ़ गया होगा और आपने टैक्स भी पेमेंट कर दिया। सब्सिक्वेंट ईयर में रिकवरी के कारण के लिए आपके पास एक्चुअल में पैसा रिटर्न आया, तो क्या आपको डिडक्ट फिर से उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? सोच के देखिए, एक बार आपने डिसअलाउ कर दिया था मतलब वो इनकम के ऊपर मुझे टैक्स आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, इवन नोइंग द फैक्ट वो मेरा बैड डेट है, आपने बोला है बैड डेट को मैं अलाउ नहीं करूंगा, आप मतलब असेसिंग ऑफिसर, तो मैंने बैड डेट का डिडक्शन नहीं लिया था, अब पैसा आ रहा है तो मैं क्या फिर से उसके ऊपर टैक्स दूंगा? नो, कोई मतलब ही नहीं है। एक इनकम के ऊपर तो 2 बार टैक्स नहीं होता है ना। तो क्या करेंगे, उस इनकम को माइनस कर देंगे। कहां से माइनस करेंगे हम लोग? आपका जो नेट प्रॉफिट है, मतलब नेट प्रॉफिट के भीतर तो बैड डेट रिकवरी आ चुका है, पीएल में बाई साइड में क्रेडिट है, अकाउंटिंग वाइज तो रिकवरी है, तो बाई साइड में क्रेडिट है। आप क्या करेंगे, उस इनकम से माइनस कर देंगे, मतलब लेस इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट नॉट असेस्ड अंडर दिस हेड, लेस कर देंगे। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास का रिलेटेड कुछ था, मैंने आपको बोल दिया। तो बेस्ट ऑफ लक। 1 2 3 क्लास हो गया, उसके बाद हम लोग करेंगे 4 5, आराम से पूरा हो जाएगा। याद रखिए टैक्स मोर और लेस खत्म होने को है, हम लोग धीरे धीरे टैक्स कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं, तो टैक्स को अच्छी तरह से हम लोग कवरेज लेंगे। ठीक है, चलिए जी। अच्छी तरह से इलस्ट्रेशन देख लेना और वहाँ पर एक बार चेक कर लेना।